मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांत। इससे पूर्व हमने जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत मॉल्स का जनसंख्या सिद्धांत और कॉल मॉक्स का जनसंख्या के सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज का तीसरा जनसंख्या का प्रमुख सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन कैनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने से देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगता है और इसके पश्चात जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है तब श्रम की औसत उत्पादकता अर्थात प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। यही बिंदु जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु है। यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होती है तो वह देश अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाता है और यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होती है तो वह देश न्यून जनसंख्या वाला देश होता है। रॉबिन्सन ने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन और कार्ल सॉन्डर्स ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना की है। डाल्टन ने एडविन कैनन के द्वारा व्याख्यात अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना को भी व्यक्त किया। चौथा है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन ने 1929 में और F.W. नॉटिस्टन ने 1945 में किया था। ये सिद्धांत जनसांख्यिकी सातत्य संकल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि कुछ क्रमिक चरणों में होती है और सभी को इन चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कोलिन क्लार्क ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए जनांकीय संक्रमण की पांचवी अवस्था की परिकल्पना की। इन अवस्थाओं को जनसंख्या चक्र, जनांकीय संक्रमण भी कहा जाता है। ये पांच अवस्थाएं इस प्रकार है जिसे एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में जनांकीय विकास की पांच अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रथम अवस्था जनांकीय संक्रमण की यह अवस्था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्चता को दर्शाती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर
आधारित होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होती है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था परंपरावादी सामाजिक ढांचे का द्योतक है, जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही 40 से 50 प्रति हजार के बीच पाई जाती है और ऐसा समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है। एडम स्मिथ के अनुसार जनांकिकी उर्वरता का अनुकूलतम वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात जितनी समाज में अधिक गरीबी होगी वहाँ जनसंख्या वृद्धि उतनी ही तीव्र होगी। बोत्सवाना, अंगोला, सोमालिया, नाइजर, लाओस, अफ़गानिस्तान, जाम्बिया, मोजाम्बिक आदि देशों में ये अवस्था देखी गई है, जो कि इसके उदाहरण हैं। द्वितीय अवस्था जिसमें उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च लेकिन गिरती हुई मानी गई है। इस अवस्था में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम हो जाती है। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार और मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच होती है। जन्म और मृत्यु के इस अंतराल के कारण जनसंख्या का जो विस्फोट होता है, उससे संसाधनों की गतिशीलता अधिक हो जाती है। विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहां चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में कमी आई है और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में भी अपेक्षित कमी नहीं आई है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही कमी आती है, अर्थात जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार लगभग होती है। यह धीमी जनसंख्या वृद्धि की परिचायक है। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये अवस्था 1991 से और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में देखने को मिलती है। चतुर्थ अवस्था, इसमें जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है। यह अवस्था विकसित समाज में पाई जाती है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि की अवस्था स्थिर होती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। जन्म दर 10 से 15 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से भी कम प्रति हजार पाई जाती है। सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान, यूएसए, कनाडा आदि विकसित देश
इसी अवस्था में पाए जाते हैं। पंचम अवस्था, यह अवस्था जनांकीय अपर्दन या जातीय संहार की अवस्था मानी गई है, जिसे क्लार्क महोदय ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था बताया है, जिसमें पारिवारिक संस्थाओं, विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम पाई जाती है, जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि देशों में। जनांकीय संक्रमण की उपर्युक्त पांचों अवस्थाएं यूरोपीय देशों में परिलक्षित होती रही हैं। प्रथम अवस्था औद्योगिक क्रांति के पूर्व, द्वितीय अवस्था औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक, तृतीय अवस्था प्रथम विश्व युद्ध से 1950 ईस्वी तक, चतुर्थ अवस्था 1950 के बाद और पंचम अवस्था 1970 ईस्वी के बाद परिलक्षित हुई है यूरोपीय देशों में। भारतीय संदर्भ में 1901 से 1921 तक की अवधि स्थिर जनसंख्या की रही है और 1921 से 1951 की अवधि धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या की रही है। 1951 से 1981 तक की अवधि जनसंख्या विस्फोट की और 1981 से 2001 तक की अवधि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट की रही है, जो कि जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था की द्योतक है।